हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे से हैं? बढ़िया रहो, अच्छे से रहो। अब सर्दियां पड़ने लग गई हैं, मैं भी स्वेटर पहनने लग गया हूँ। हालांकि बच्चों को थोड़ी कम ही सर्दी लगती है बच्चों, है ना? तुम्हें कम ही सर्दी लगती है। तुम तो स्कूल अगर 7 बजे की हो तो भी ऐसे शर्ट के अंदर आते हो और ऊपर वाला बटन और खुला रहता है कई बच्चों का। तो मैं बोलता हूँ कि भगवान ने अगर स्टील बॉडी दी है तो इन्हीं को ही दी है ना? तुम मतलब ऐसे हो जो कि कहते हैं ना, वो हिल है बच्चों, लद्दाख, है ना? लद्दाख के पास में जो सोल्जर्स रहता है ना, उनको भी सर्दी लगने लगती है, लेकिन तुम्हें ना सर्दी लगेगी। तुम ऐसे दिखते हो मुझे, ठीक है? वहाँ पे जाओ आराम से, भारतीय सीमा सुरक्षा बल की मतलब एक कड़ी बनो वहाँ पर आप जा करके, क्योंकि आपके गुण तो वैसे ही हैं, उन बच्चों के गुण वैसे ही हैं, है ना? चलिए, मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नया टॉपिक चालू करने में, हालांकि वो कोई नया टॉपिक नहीं है, हम पुराने वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। इसी के साथ में एक नया पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। जो लास्ट पॉइंट चल रहा था बच्चों, वो है दर्पण समीकरण। और दर्पण समीकरण जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, यही था लास्ट वीडियो, यहीं पर हमने कंप्लीट किया था, है ना? आज हम क्या करने वाले हैं? हम रेखीय आवर्धन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है? किसी दर्पण के द्वारा रेखीय आवर्धन कितना होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन कितना होता है, उस चीज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ में दर्पणों पर कुछ एक दो न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, और फिर साथ में अपवर्तन को आज थोड़ा सा परिभाषा के रूप में हम उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो काम चालू करें। ओके, तो देखिए, लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन होता क्या है बच्चों? अगर हम सोचे तो हम बोलते हैं आवर्धन का मतलब कोई चीज बड़ी हो रही होगी, शायद ऐसा ही हमारे दिमाग में आता है ना? तो हम बोलेंगे कि जो वस्तु हमने रखी थी दर्पण के सामने, और दर्पण में जब हम उसका प्रतिबिंब देखने की कोशिश करते हैं, तो वो प्रतिबिंब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ही वस्तु के बराबर बनेगा। कई बार वो प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा बनता है, कई बार वो वस्तु से बड़ा बनता है। तो वस्तु की तुलना में उस प्रतिबिंब का आकार ही वास्तविकता में क्या है बच्चों? रेखीय आवर्धन है। हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात ही रेखीय आवर्धन होता है। रेखीय आवर्धन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कब इसे पॉजिटिव मानेंगे और कब इसे नेगेटिव मानेंगे। रेखीय आवर्धन धनात्मक है, इसका मतलब प्रतिबिंब आभासी है बच्चों। और यदि रेखीय आवर्धन ऋणात्मक है तो इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे हम। तो न्यूमेरिकल करते टाइम हमें वो चीज पढ़नी पड़ेगी कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है या आभासी बन रहा है ना? चलिए देखिए, तो रेखीय आवर्धन, और इसकी परिभाषा हम किस तरीके से लिखेंगे? तो रेखीय आवर्धन की परिभाषा मैं यहां लिख देता हूं। डायग्राम में कोई चेंजेस नहीं है बच्चों, डायग्राम वो को वही यूज करेंगे, है ना? चलिए, तो लिख देता हूं कि किसी दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब की लंबाई तथा दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई का अनुपात का क्या बच्चों? अनुपात ही क्या कहलाता है बच्चों? रेखीय आवर्धन कहलाता है। उसे ही हम क्या बोलेंगे? लीनियर मैग्निफिकेशन बोलेंगे। और लीनियर मैग्निफिकेशन को किससे? स्मॉल m के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो अगर यहाँ पे समझिए, यहाँ पर अगर ये वस्तु है तो वस्तु की ऊंचाई या लंबाई को हम बोलेंगे h, और प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई को हम बोलेंगे h डैश। तो फॉर्मेट अगर मैं जानूं तो इसका होगा m इज इक्वल्स टू h डैश डिवाइडेड बाय h, यही लिखा जाएगा। समझ में आया? ये इतना क्लियर है, ठीक है? 1 मिनट रुके। रेखीय आवर्धन, समझ में आया ये इतना? ठीक है, चलिए अब इसके बाद में देखें। इसके बाद में हम क्या काम करने वाले हैं?
हम इसका फॉर्मेट तैयार करेंगे कि ये आना कितना चाहिए। ठीक है, तो काम करना चालू करते हैं। ऑल राइट, तो हमने क्या काम किया वो समझिए बच्चों। हमने बोला देखो हमें m का वैल्यू निकालना है, तो हमने वही त्रिभुजों का युग्म छांटना है जो क्या हो, समरूप हो, ये काम करेंगे। तो हमने वो जो पहला वाला लिया था ना युग्म, एक तो ये ऊपर और एक ये नीचे त्रिभुज दिख रहे हैं, ये क्या है, समरूप त्रिभुज है। तो हम इससे निकालने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो कौन सा त्रिभुज लिया, तो हमने लिखा त्रिभुज PAB तथा त्रिभुज PA'B' में क्या करेंगे, देखो समझना अब इस चीज को, थोड़ा सा मैथमेटिकल काम है। नीचे से चालू करते हैं क्योंकि प्रतिबिंब यहां पर पहले आ रहा है और हमें प्रतिबिंब ऊपर चाहिए। ठीक, तो हमने बोला नीचे से चलते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है भाई, यहाँ पे यही लंब है ना, तो लंब कितना है, A', है, तो हमने लिखा A', बट ये दूसरे त्रिभुज का लंब कितना है, AB है, तो हमने लिखा AB इज इक्वल्स टू, फिर वापस से नीचे से चालू करेंगे क्योंकि हमने यहां पर भी शुरुआत नीचे से ही की थी। ठीक, तो हम बोलेंगे इस त्रिभुज का आधार क्या है, PA', ये तो लिखा जाएगा, P से चलोगे आप। ठीक, तो हमने लिखा PA' डिवाइडेड बाय इस ऊपर वाले त्रिभुज का आधार क्या है, PA, तो हमने लिखना है PA। आधार को अंग्रेजी में बेस बोलते हैं बच्चों, समझ में आ गया। अब यहाँ पे चिन्ह परिपाटी से मान रखेंगे, तो हमने लिखा चिन्ह परिपाटी से, साइन कन्वेंशन से, चिन्ह परिपाटी से। ठीक है, A', नीचे की ओर जा रहा है क्या, ये दूरी कैसे लिखी जाएगी, नीचे वाले प्लस की या माइनस की, तो हम बोलते हैं कि मुख्य अक्ष से लंबवत नीचे की ओर की दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। तो जब हम इसका मान रखेंगे तो ये होगा माइनस का H'। ठीक है ये बात। फिर AB तो ऊपर की ओर जा रहा है, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर की दूरियां धनात्मक ली जाती हैं, तो फिर ये प्लस का लिखा जाएगा। ठीक, बराबर PA', देखो आपतित किरण के विपरीत दिशा में या फिर दर्पण के सामने है, दर्पण के सामने वाली दूरियां सारी की सारी ऋणात्मक लिखी जाती हैं, तो फिर हम लिखेंगे PA', ये जो है V वो माइनस का लिखा जाएगा। ठीक, और फिर देखो PA वापस से, ये तो दर्पण के सामने ऐसी दूरी है, क्या होगा, P से लेकर A तक की, ऊपर है U, तो ये कैसे लिखा जाएगा, माइनस का U। ठीक है, ये माइनस का U है, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का H' डिवाइडेड बाय H इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय U। डन हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हमें M क्या चाहिए, H'/H, माइनस चाहिए क्या, नहीं चाहिए, तो हमने बोला M इज इक्वल्स टू क्या होता है, H'/H होता है। और यहां से अगर मैं H'/H निकालता हूं तो ये क्या आएगा बच्चों, माइनस इधर चला जाएगा क्या, V/U। तो हमने बोला ये वास्तविकता में होगा माइनस V/U। ये ध्यान में रखना, M क्या होता है, माइनस V/U होता है। पता चल गया क्या, ये दर्पण में ध्यान रखना, दर्पण सूत्र प्लस का है तो इसके लिए फिर M का मान माइनस के फॉर्मेट से दिया जाता है, माइनस का V/U। दिमाग में रखोगे ऐसा। चलिए, अब इसी के साथ में ये उतारने के बाद में हमें क्या चीज और दिमाग में रखनी है वो समझिए। M के और भी फॉर्मूले बन सकते हैं, वो कहाँ से बनेंगे वो समझिए। देखिए वो देखो वहां पे वो फॉर्मूला लिखा हुआ है, दर्पण समीकरण 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, यही लिखा हुआ है। अगर मैं इस समीकरण को दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे बच्चों, v से। ठीक, तो मैंने v से मल्टीप्लाई किया तो मैं इसे लिख सकता हूं v डिवाइडेड बाय f। ये समझना इस चीज को, इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो हमने बोला v डिवाइडेड बाय v प्लस v डिवाइडेड बाय u। डन हुआ। चलिए, ये तो 1 हो गया क्या, तो v डिवाइडेड बाय f इज इक्वल्स टू 1। ये देखो v/u क्या है, v/u H'/H, वो भी माइनस में। H'/H को m लिखते हैं तो ये माइनस का m हो गया क्या, v/u।
क्लियर है ये बात? तो इसमें कोई दिक्कत है क्या बच्चों? नहीं होनी चाहिए। देखिए बच्चों यहाँ पर वापस से देख लो, जब मैं लिख रहा हूँ कि m इज इक्वल्स टू माइनस का v बटा u, तो इसका मतलब v बटा u बराबर क्या होगा? माइनस का m होगा। सिंपल सा लॉजिक है ये तो। ठीक, तो हमने इसकी जगह लिखा माइनस का m। ठीक, तो मेरे को अगर फोकस दूरी दी हुई हो तो मैं आसानी से v निकाल सकता हूँ। क्या होगा? 1 माइनस m इंटू क्या f। बताओ भाई, होगा नहीं होगा? निकलेगा ये काम? सिंपल है। चलिए, तो ये दिमाग पर रखेंगे। दूसरी चीज़ देखो, वापस से मैं इसी का ही फॉर्मेट यूज़ कर रहा हूँ। अब हम u से देखेंगे कैसे। तो देखिए 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, यही तो है। अगर इस समीकरण को किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए? u से। u से दोनों तरफ मल्टीप्लाई। u वैसे है क्या? प्रतिबिंब दूरी है या बिंब दूरी है बच्चों? बिंब दूरी है, ध्यान में रखना। ठीक है, तो हमने इसे u से मल्टीप्लाई किया, तो ये होगा u डिवाइडेड बाई f इज इक्वल्स टू u बाई v, और ये हो जाएगा u बटा u तो एक हो गया। डन है ये? ठीक, तो मैंने लिखा ये u बटा f इज इक्वल्स टू u पर है और v नीचे है इस बार +1। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डन है? चलिए, अब ये u बटा v है, समझना इस चीज को। v बटा u माइनस का m है, तो u बटा v क्या हो जाएगा? उल्टा कर दो इसको, माइनस का 1 बटा m हो जाएगा। बात समझ रहे हो? u बटा v क्या हो जाएगा? माइनस का 1 बटा m हो जाएगा। वहां से लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? मैं उल्टा ही तो करना था। ठीक, तो मैं इसकी जगह माइनस का 1 बटा m लिख सकता हूँ ना बच्चों? चलिए, तो मैं उस तरफ काम कर दूं। तो फिर u बटा f इज इक्वल्स टू, देखो ये तो इसकी जगह तो लिखेंगे माइनस का 1/m, और ये एक मैं पहले लिख दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका एक पहले लिख दिया और u बटा v का मान माइनस का 1 बटा m रख दिया। लघुत्तम आप सभी लेना जानते हैं। तो फिर u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/m इंटू क्या f। लघुत्तम लोगे तो क्या हो जाएगा? m माइनस 1/m इंटू f। बताओ भाई, ये u आएगा नहीं आएगा? आएगा, आना ही चाहिए। तो ये समझिए 1 माइनस m इंटू f v होता है, जबकि m माइनस 1 डिवाइडेड बाई m क्या होता है? u में जाता है। ठीक है, उतारो इसे, जल्दी से उतारें इसे। जल्दी से देखिए, आवर्धन को उतार लीजिए। एक अच्छा पॉइंट डिस्कस किया हमने और इंटरेस्टिंग है, इसके न्यूमेरिकल आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे। हाँ, आरबीएससी वाले बच्चे अभी भी बोल रहे हैं सर शुरुआत के पॉइंट तो कोर्स में है ही नहीं। मैं मानता हूँ कोर्स में नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बन गई तो लेंस में न्यूमेरिकल में इशू नहीं आने वाला बच्चों। फिर आपकी कैपेबिलिटी इतनी बढ़ जाएगी कि मेरे को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लेंस के सवाल यूँ करोगे, चुटकियों में करोगे। हालांकि 10th की प्रैक्टिस है आपकी, मैं जानता हूँ आपकी अच्छी प्रैक्टिस है 10th की। मेरे हिसाब से ये शायद फॉर्मूला आपने पहली बार पढ़ा होगा, ये तो आपको पता है ही। ये शायद आपने, शायद बोल रहा हूँ कि शायद पहली बार पढ़ा होगा। ओके, डन है ये बच्चों? ओके, अब इसके बाद में बच्चों और हमें आगे क्या डिस्कस करना है वो समझिए। हाँ भाई उतारो, जल्दी से उतारो बच्चों। डन हुआ? चलिए, एक फॉर्मूला जो कि हम बहुत कम यूटिलाइज करेंगे क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हमारे बुक में दे नहीं रखे, लेकिन तो भी इसे न्यूटन्स फार्मूला बोलते हैं बच्चों। ये वास्तविक प्रतिबिंब के लिए लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है कि यदि, समझिएगा, यदि
प्रतिबिंब क्या है बच्चों, वास्तविक हो तो न्यूटन के सूत्र से, और न्यूटन्स फॉर्मूला क्या था, एफ स्क्वायर फोकस दूरी का स्क्वायर बराबर होता है x1 x2 और उसका अंडर रूट। ये न्यूटन ने बताया था। ये x1 और x2 क्या है, x1 कोर्स का नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि अगर इस तरीके का आ जाए क्वेश्चन तो हम इससे डायरेक्ट काम कर सकते थे। x1 क्या है तो हम बोलते हैं ध्रुव से बिंब की या वस्तु की दूरी, और x2 क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, फोकस दूरी निकाल सकते हैं यदि प्रतिबिंब क्या हो, वास्तविक हो। ठीक है, फिर यहां पर एक चीज और मैं लिखाऊंगा, समझना इस चीज को, यदि प्रतिबिंब कैसा हो बच्चों, वास्तविक हो, तो फिर आपका ये जो m है वो होगा ऋणात्मक। ठीक है, यदि प्रतिबिंब क्या हो, आभासी हो, आभासी मतलब दर्पण के पीछे बनने वाला है, तो फिर ये जो m का मान होगा वो कैसा होगा बच्चों, धनात्मक होगा। ठीक है, फिर यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई, समझना, यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्यादा हो किससे, बिंब की ऊंचाई से, उस केस में m का मान 1 से ज्यादा मिलेगा, 1 से ज्यादा मिलेगा। और फिर ये देख लीजिएगा कि वो वास्तविक है या आभासी है। अगर वास्तविक है तो उसके साथ में माइनस लगा हुआ होगा, और अगर आभासी है तो उसके साथ में प्लस लगा होगा। तो मैं यहाँ पे m का मोड लिख देता हूं। ठीक है, चलिए, और यदि प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर हो, कब, जब वस्तु 2f पर रखी हुई होती है तो प्रतिबिंब भी 2f पर बनता है। मतलब अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हुई हो तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। बनता है नहीं बनता है? ठीक है, उस केस में m का मान क्या होगा, तो आंसर है 1 के बराबर। h डैश अपॉन h करोगे तो वैसे भी 1 ही आएगा। ठीक, मोड ऑफ m। और अगर वास्तविकता में देखो तो उस केस के लिए m इज इक्वल्स टू -1 है। उस केस में m इज इक्वल्स टू -1 है वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। ठीक, चलिए तो भी अपन इतना ही कर देते हैं। ऑलराइट, फिर अगर h डैश का मान छोटा हो किससे, h से, मतलब प्रतिबिंब का आकार छोटा है किससे, h से, वस्तु के आकार से, तो उस केस में फिर m का मान जो होगा वो 1 से कम होगा। ध्यान में रखना, इस चीज को आपको ध्यान में रखना। जब ये न्यूमेरिकल करेंगे ना तो ये चीजें हमारे दिमाग में चलनी चाहिए। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। उतारो इसे, अब जल्दी से उतारो। अरे शुरुआत की प्रैक्टिस बना लो, और कुछ नहीं है। शुरुआत में प्रैक्टिस बन जाएगी तो फिर आगे का काम इजी हो जाएगा। इस चैप्टर का, चैप्टर दिखने में आपको बड़ा लगेगा। वैसे मैं नेत्र वाला पॉइंट छोड़ने वाला हूँ, वो प्रॉपर 10th का ही पॉइंट था। नेत्र दोष जरूर करवाऊंगा लेकिन नेत्र नहीं पढ़ाऊंगा। हो गया ये डन? ओके, ऑलराइट, चलिए अब न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल में ये बेसिक चीज ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला तो अपन बना लेंगे, वो भूल भी जाओ तो भी अपन बना लेंगे, आप सभी को पता है कैसे बनाएंगे, है ना। और बच्चों अब आपके पास में टाइम भी है। कोर्स देखो, अगर मेरे साथ में चल रहे होगे तो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। दिसंबर तक आपका कोर्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो जो प्रॉपर अर्धवार्षिक होती थी दिसंबर तक, ठीक है, उसमें आपका कोर्स आपको कंप्लीट मिलेगा। ऑलराइट, चलिए तो एक एग्जाम्पल आपको दिखाई देगा। इस एग्जाम्पल में किताब का ही एग्जाम्पल है ये 11.3 का। क्या दे रखा है, सिंपल सा है ये। देखिए क्या बोल रहा है वो, कि
अवतल दर्पण के सामने रखे एक बिंब का प्रतिबिंब। ठीक हो, अवतल दर्पण के सामने रखे एक बिंब का प्रतिबिंब दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? 100 सेंटीमीटर पर, और दर्पण के सामने बनता है, और अवतल दर्पण है। पहली बात तो ये, तो अगर अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी कैसी होगी? माइनस की होगी। पहली चीज हमें ये पता होनी चाहिए। प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है, इसका मतलब वास्तविक बनेगा। वास्तविक बनेगा तो नीचे की ओर बनेगा। ठीक है, ये प्रतिबिंब है। तो मैं लिख देता हूं a डैश b डैश, और कहां पर? आंसर है 100 सेंटीमीटर का। तो ये v का मान है, और कैसा लिखा जाएगा? माइनस का 100 सेंटीमीटर। ठीक है, सवाल दिखाई दे रहा है आपको, है ना? चलिए, यदि दर्पण की फोकस दूरी 98 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी तो मतलब यहां पर f है। ठीक, और ये फोकस दूरी कितनी है? 98 है, और माइनस की लिखी जाएगी, तो मैं माइनस का 98 सेंटीमीटर लिख देता हूं। तो क्या बोल रहा है? बिंब कहां होगा, वस्तु कहां होगी? ठीक, तो आप गौर करो, समझना अब इस चीज को। ये थोड़ा सा हो गया। प्रतिबिंब देखो f और 2f के बीच में है, f और c के बीच में बनेगा। सीधी सी बात है, पता चल रहा है, क्योंकि फोकस दूरी 98 है तो 2f क्या होगा? 98 गुणा 2 होगा। तो ये हो गया अपने आप में प्रतिबिंब। अगर प्रतिबिंब f और 2f के बीच में होगा तो बिंब कहाँ होगा बच्चों? पता होना चाहिए ये चीज तो आपको। कहाँ पर हो बताओ, जल्दी से बताएं। तो हम बोलते हैं कि जब वस्तु जो है वो c और अनंत के बीच में होती है। किसके बीच में बच्चों? c और अनंत के बीच में, या फिर c से परे, या 2f से परे, मतलब इस तरफ। ठीक है, जब वस्तु इस तरफ होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? f और 2f के बीच में बनता है। क्लियर है ये बात? तो ऐसा ही होता है, वस्तु से छोटा बनता है और f और 2f के बीच में बनता है। ऐसा ही है। चलिए, तो मैं उस केस को दिमाग में रखूंगा, तो मेरा आंसर जो है वो 98 गुणा 2 से शायद थोड़ा सा क्या हो सकता है? ज्यादा हो सकता है। ठीक है, चलिए काम करने की कोशिश करते हैं। तो हमने लिखा f का मान इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में माइनस का 98 है, v का मान इस पर्टिकुलर केस के अंदर माइनस का 100 सेंटीमीटर है, और u क्वेश्चन मार्क है। ठीक, तो हमने क्या करना है? हमने लिखना है दर्पण समीकरण से 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। मान रखने पर f का मान माइनस का 98 रख दिया, v का मान माइनस का 100 रख रहा हूं, और u का मान 1/u। आप देखेंगे कि u इस तरफ ही प्राप्त होगा, माइनस का आंसर आएगा। चलिए, इसको उठा करके इधर पटका मैंने, तो ये आ गया 1/100, और ये माइनस का 1/98 ऐसा का ऐसा था, बराबर में क्या 1/u रह गया क्या यहाँ पर शेष? ओके, ये चीज तो हो गायब हो रही होगी। सॉरी बच्चों, सॉरी, यहाँ पे तो सवाल आ रहा है। तो ये क्या होगा? 1/98 माइनस का इधर पहले से था, और ये 1/100 इधर लेकर के आ रहा हूं। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या? 1/u। डन। ओके, अब यहाँ पर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 9800 लिख दूं क्या? चलिए, ये इधर क्या आएगा? 98, ये इधर क्या आएगा? -100 इज इक्वल्स टू 1/u। ठीक, तो इसका मतलब ये 2 डिवाइडेड बाय 9800 हो गया क्या? वो भी माइनस का 1/u। तो इसका मतलब u बराबर क्या हो जाएगा? 9800 डिवाइडेड बाय 2 और माइनस का। होगा नहीं होगा? सॉल्व करोगे कितना आएगा? 98 में 2 का भाग लगाओ भाई, कितना? 4900 और सेंटीमीटर। आप गौर कर लो, बहुत दूर है, तो बिल्कुल सही है। 2f से क्या है? परे है, इस तरफ है, पता चला। और कितना? 4900, है ना? 4900 सेंटीमीटर। डन है ये बात? तो माइनस के अंदर जा रहा है, मतलब इस तरफ, दर्पण के सामने ही है। डन हुआ। अगर मैं पूछूं आपसे कि इसके लिए, ये पर्टिकुलर केस के लिए m का मान धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, आप क्या बताएंगे? तो आप बोलेंगे, समझना इस चीज को, नीचे की ओर बन रहा है, प्रतिबिंब वास्तविक है। वास्तविक है, ऐसा ही बोला गया है। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो फिर m का मान ऋणात्मक है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक, चलिए। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, जो आपको उदाहरण दिखाई दे रहा है सामने, ये उदाहरण कुछ ऐसा है कि एक मनोरंजन पार्क में, मनोरंजन पार्क क्या? अम्यूजमेंट पार्क होते हैं, आपने देखे होंगे। तो मनोरंजन पार्क में
लगे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। कौन सा दर्पण है बच्चों? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, उसकी वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होगी। तो जो सवाल में दे रखा है वक्रता त्रिज्या वो आपको माइनस में लिखनी है, ये ध्यान में रखेंगे हम। कितनी दे रखी है? 4 मीटर। ठीक, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको r की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 मीटर दी हुई है। तो हम कैसे लिखेंगे? माइनस का लिखेंगे, अवतल दर्पण था। ठीक, तो फोकस दूरी क्या आएगी? तो हमने बोला r/2 आनी चाहिए। इसका मतलब माइनस का 4/2, इसका मतलब आ गया 2 मीटर में है। ठीक है, ओके। फिर क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक बालिका दर्पण के सामने खड़ी हुई है। दर्पण के सामने खड़ी हुई है, इसका मतलब उसके लिए u माइनस का देखा जाएगा ताकि यह अपने वास्तविक लंबाई की 2.5 गुनी प्रतीत हो। तो उसे अपना प्रतिबिंब कैसा दिखाई देना चाहिए? वास्तविक लंबाई का 2.5 गुना, मतलब m का मान 2.5 है। अब प्लस का है या माइनस का है ये तो भगवान बताएंगे या सवाल बताएगा। यदि प्रतिबिंब सीधा है, ये लो भाई प्रतिबिंब सीधा है। अगर प्रतिबिंब सीधा है तो इसका मतलब कहाँ बन रहा होगा? सोचो, ये दिमाग लगाने वाली बात है। प्रतिबिंब उल्टा होता है, दर्पण के सामने बनेगा। प्रतिबिंब सीधा है, इसका मतलब आभासी है। आभासी तो दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, लास्ट वाला सिचुएशन था अवतल दर्पण के अंदर, अगर आप लोगों को याद हो तो। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है? सीधा बन रहा है, इसका मतलब दर्पण के पीछे है भाई। ठीक है, बात समझ में आ गया? प्रतिबिंब आभासी होगा। ठीक, चलिए, तो अब जो m का मान दिया हुआ है वो धनात्मक लिखेंगे। और कितना? जितना गुना बोला हुआ है। अब सवाल में 2.5 गुना बोला गया है। देखो सवाल को पढ़ो, अपनी वास्तविक लंबाई की 2.5 गुनी प्रतीत हो, तो हम यहाँ पे m का मान लिखेंगे 2.5। सॉरी, m का कोई भी मात्रक नहीं होता। ठीक है, अब ये समझिए, जितना भी गुना होता है ना उतना m का मान होता है। जैसे अगर उसने बोला होगा आधा गुना प्रतीत हो, ठीक है, तो फिर हम 1/2 लिख देते बच्चों वहां पर। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। m वो जितना गुना बढ़ता है या जितना गुना छोटा हो जाता है, जितना गुना में लिखा हुआ होता है ना संख्या, उतना m का मान होता है। प्लस का या माइनस ये डिपेंड करता है आभासी है या फिर वास्तविक है। उसने बोल दिया कि प्रतिबिंब सीधा है, इसलिए मैंने m की वैल्यू प्लस की लिखी है बच्चों, ये ध्यान में रखोगे आप। ठीक है, ओके। यदि प्रतिबिंब सीधा है तो यह दर्पण से कितनी दूरी पर खड़ी है? वो बालिका कितनी दूरी पर खड़ी है? u, बालिका कितनी दूरी पर खड़ी है? ठीक है, उसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? वो दर्पण के पीछे है, वो v की बात है, वो बाद में देखेंगे। हमें u निकालना है। कैसे निकालेंगे बच्चों? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मेट करवाया था। इस सवाल को करने के कई तरीके हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको फॉर्मेट करवाया था वो समझिए बच्चों। देखिए, मैंने जो आपको फॉर्मेट बताया था वो कुछ ऐसा था, 1/f = 1/v + 1/u, यही बताया था। आपको क्या निकालना है? u निकालना है। तो इस समीकरण को किससे गुणा किया जाए? u से। तो जैसे ही हम इसे u से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा u/f, u/v और u/u। ऐसा ही हो जाएगा। 2 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ये काम करने में, है ना? तो और जब आपको आ जाएगा तो फिर तो टाइम ही नहीं लगने वाला। 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा u/f ऐसा का ऐसा बराबर u/v को क्या लिखेंगे? 1/m, वो भी कैसा? माइनस का। पता चल रहा है? और ये क्या हो जाएगा? प्लस का 1। तो u बराबर क्या हो जाएगा? इसको तरीके से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 - 1/m। ठीक है, और ये किससे गुणा होगा? f से। ठीक, एलसीएम ले लो चाहे, तो ये क्या हो जाएगा? m - 1 / m × f। डन हो गया क्या u का फॉर्मूला? क्लियर? मान रखना है, वैल्यू रखनी है, सवाल खत्म। ठीक है, तो फिर m की वैल्यू कितनी? 2.5 - 1 / 2.5। f कितना है? ओहो गलती है, माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ पर इसे लिखेंगे माइनस का 2। ये क्या है बच्चों? u है। कितना होगा? 1.5 बटे 2.5 गुणा होगा किससे? -2 से। क्या हो जाएगा? ये 3 आ रहा है क्या? 3/2.5, और वो भी कैसा? माइनस का। ठीक, तो इसको अगर सॉल्व करो तो ये आएगा 30/25, है ना? सॉल्व करो, 25 से कम 25, या फिर आप काट सकते हो 5 से, नहीं तो 25 का पहाड़ा बोलो। 25 से कम 25 कितने बचे? 5 बचे। भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगाया मैंने तो 50 हो जाएगा। 25 दूना 50,
ये u का मान है। चूंकि वहां पे देखो f मीटर में था तो इसका मतलब ये भी मीटर में है। u पता चल गया, माइनस कहीं आना चाहिए, बच्ची तो सामने ही खड़ी थी दर्पण के, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, माइनस का है। हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, ये बात तो समझ में आया। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस सवाल को करने के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन मेरे को ये थोड़ा सिंपल लगा इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, डन हुआ। जल्दी से उतारो इस चीज़ को, जल्दी से उतार लीजिए। ये एक अच्छा सवाल है बच्चों। टेंथ लेवल के वैसे मैंने सवाल छोड़ ही दिए हैं, एक सवाल और मैं आपको कराऊंगा तो फिर और सारी चीज़ें आपको बची कुची भी क्लियर हो जाएंगी। उतार लिया? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आप भी सोचते हो उसके सर कैसा डस्टर यूज़ करते हैं। अरे बच्चों, ये डस्टर ज़्यादा ठीक है, कपड़े से ज़्यादा सही साफ होता है। देखो, अगला सवाल जो है वो कुछ ऐसा है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f है। देखो, उत्तल दर्पण है, फोकस दूरी धनात्मक ही लिखी जाएगी, ध्यान में रखिएगा। तो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो f है। एक वास्तविक बिंब इसके सामने इसके ध्रुव से f दूरी पर रखा हुआ है। कोई बात नहीं, वास्तविक क्या बच्चों? बिंब, वस्तु रखी हुई है। कितनी दूरी पर? f दूरी पर। अगर दर्पण के सामने रखी गई है, ये उत्तल दर्पण हुआ। ठीक, इसकी फोकस दूरी f बराबर f प्लस की लिखी जाएगी। लेकिन इसके सामने अगर वस्तु रखी गई है, कितनी दूरी पर? f पर। ठीक है, ये यहां पर वस्तु है। तो ये u का मान जो है वो माइनस का f होगा। ये बात ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि दर्पण के सामने की दूरी है। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलिए, फिर क्या बोल रहा है? तो इसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो फिर प्रतिबिंब v कहां बनेगा? पहली बात तो ये, उत्तल दर्पण है, प्रतिबिंब आभासी बनेगा। ठीक है, और हमेशा कहाँ बनता है? वस्तु उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब जो है हमेशा पीछे की ओर बनता है। किसके पीछे की ओर? दर्पण के पीछे की ओर। आभासी तो पीछे की ओर ही बनेगा। तो v का मान प्लस का आना चाहिए या माइनस का आना चाहिए? ये सोचने वाली बात है। v का मान प्लस का आना चाहिए, क्यों? क्योंकि दूरी ऐसी ही नापी जाएगी। ये p है, इस तरफ नापोगे तो प्लस का जाओगे आप। ठीक है, तो कैलकुलेट करें, क्या होगा? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, हमें v ज्ञात करना है। f की जगह f ही रखूं, इज इक्वल्स टू, ये देखो ये क्या हो जाएगा? 1/v ऐसा का ऐसा, और ये 1/u, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/f। ठीक है, u की जगह मान रखा तो माइनस का 1/f। इसको उठाकर किस तरफ लेकर के आओ, तो 1/f तो पहले से था यहाँ पर, और एक और आ गया, तो ये हो जाएगा 1/f वापस से, इज इक्वल्स टू क्या? 1/v। कितना हो गया? जोड़ो, 1/f प्लस 1/f 2/f होगा, इज इक्वल्स टू क्या? 1/v। हमें तो v चाहिए, तो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा f/2, फोकस दूरी के आधे पर। ठीक है, वैसे भी प्रतिबिंब जो है वो ध्रुव और पोल के मध्य ही बनता है, ध्रुव और फोकस दूरी के मध्य ही बनता है, फोकस बिंदु के मध्य बनता है। उत्तल दर्पण में यही कंडीशन है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोकस पर जा सकता था, और किसके बीच में? ध्रुव के बीच में। फोकस और ध्रुव के बीच में ही बनेगा, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। उत्तल दर्पण में कभी फोकस से आगे नहीं जाएगा प्रतिबिंब, कभी जाता ही नहीं। आपने देखा होगा, वो दो कंडीशन से आपको समझ में आ भी गया होगा, है ना। चलिए, तो ये डन हुए इसके न्यूमेरिकल बच्चों। अब हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक छोटा सा बिंदु है, और आपने इस चीज़ को बहुत बार पढ़ा है, 10th में तो बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं टीचर्स इसे। ये है प्रकाश का अपवर्तन बच्चों। क्या? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन। ये क्या चीज है? रिफ्रैक्शन क्या चीज होती है? देखिए,
परावर्तन में क्या होता है, प्रकाश आता है, सतह से टकराता है, टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाता है, ऐसा ही होता है, ठीक। जबकि अपवर्तन में क्या होता है, प्रकाश सतह पर आता है, लेकिन ये सतह, ये माध्यम कैसा था, पारदर्शी माध्यम था, ठीक है। तो प्रकाश क्या करता है, जब किसी पारदर्शी माध्यम की सतह से टकराता है तो उस पारदर्शी माध्यम के अंदर चला जाता है, ठीक है ये बात, ठीक। तो जब वो दूसरे माध्यम में जा रहा होता है तो वह अपने मूल पथ से क्या हो जाता है बच्चों, विचलित हो जाता है। यह घटना ही क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। समझिए इस चीज को, ऐसे डायग्राम आपने पढ़े हैं 10th में, इस तरीके का डायग्राम आपने पढ़ रखा है बच्चों। देखिए मैं बताता हूं, ये सघन माध्यम है, डेंसर मीडियम, इंग्लिश में सघन माध्यम को क्या बोलते हैं बच्चों, डेंसर मीडियम बोलते हैं। तो इसे डी से हम लिख सकते हैं, डेंसर की डी से स्टार्ट होती है। और ऊपर वाला विरल माध्यम है, ये विरल माध्यम और ये सघन माध्यम है, ठीक है। फिर इनका अपवर्तनांक भी होता है, आगे अपन डिस्कस करेंगे अपवर्तनांक क्या चीज होता है। देखो अपवर्तनांक को प्रदर्शित करने का तरीका लगभग हर एक बुक का अलग अलग है। मोस्टली किताबें इसे म्यू से प्रदर्शित करती है, तो मैं भी म्यू ही लेकर के चलूंगा। अदरवाइज मेरे को नीटा भी बहुत पसंद है, मैं तो यही यूज करता हूँ, लेकिन मुख्यतः किताबें म्यू यूज करती हैं, इसलिए फिर हम म्यू यूज करेंगे। नहीं तो फिर आप एन से भी इसे प्रदर्शित कर सकते हैं, स्मॉल एन जो होता है ना, उससे भी आप इसे प्रदर्शित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मैं यहाँ पर इसका पहले माध्यम का अपवर्तनांक μ1 लिख रहा हूँ, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक μ2 लिख रहा हूँ। इसे देखो, विरल माध्यम को रेरर मीडियम भी लिखते हैं, तो रेरर मीडियम के लिए मैं μr कर सकता हूँ, डेंसर मीडियम के लिए मैं μd कर सकता हूँ, ऐसा भी कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। फिर प्रकाश का वेग ध्यान में रखना, दोनों माध्यमों में अलग अलग होगा। विरल माध्यम में प्रकाश का वेग ज़्यादा होता है, सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है, ये मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था। तो इस वाले में वेग मैं v1 मान लेता हूँ, इस वाले में वेग मैं v2 मान लेता हूँ, ठीक है ये बात। तो समझना, जब प्रकाश आ रहा था कौन से माध्यम से, कौन से माध्यम में, तो हम बोलते हैं विरल माध्यम से। ये विरल माध्यम से आया, किसमें, सघन माध्यम में। तो इसे जाना तो ऐसा चाहिए था, इसी पाथ को ट्रेस करना चाहिए था, ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन जाता नहीं है। ये कैसे जाता है, ऐसा, ये ऐसा जाता है। अपने मूल पथ से प्रकाश जो है वह द्वितीय माध्यम में विचलित हो जाता है, ठीक है। और ये घटना क्या कहलाती है बच्चों, अपवर्तन कहलाती है। फिर ये जो आने वाली किरण है, आप सभी को पता है आने वाली किरण को कौन सी किरण बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलते हैं बच्चों, आपतित किरण। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण होता है उसे बोलते हैं आपतन कोण आई, ठीक है, इंसिडेंट रे। और ये जो जा रही है किरण दूसरे माध्यम में, इसे बोलते हैं अपवर्तित किरण, क्योंकि यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है ना, तो इसे लिखेंगे अपवर्तित किरण, ठीक है। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का ये जो कोण है, इस कोण को बोलते हैं आर, अपवर्तन कोण। कौन सा कोण बोलेंगे, अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इसे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमने डायग्राम बना दिया, हमारा डायग्राम में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब अब हमें क्या पता चला कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, जाना ऐसा चाहिए था लेकिन अभिलंब के पास में आ जाती है, ठीक है। तो हम ये भी लिखते हैं ना, आपने 10th में ये तो लिखा होगा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ये लिखा होगा। और क्या लिखते थे आप, और बता देता हूं मैं, अगर ये ऊपर वाला क्या हो, सघन माध्यम हो, ऐसा, ठीक है। और प्रकाश की किरण, ये इधर सघन माध्यम है,
और इस तरफ विरल माध्यम है, नीचे हवा मान लीजिए, विरल माध्यम। आप विरल माध्यम में नॉर्मली हवा ही मान करके चलते हैं। और प्रकाश की किरण अब इस समय समझना इस चीज को, इस समय सघन माध्यम से किस में जा रही है, विरल माध्यम में। देखो आने की दिशा देखो प्रदर्शित हो रही है, और अगर ये किरण जो है वह सघन से किस में जा रही है, विरल में जा रही है, तो यह अपने मूल पथ से वापस से विचलित होती है। और इस बार कैसी, तो हम बोलते हैं अविलंब से दूर हट जाती है। इस बार एंगल देखो आप, ये आई और ये आर बढ़ जाता है, ठीक है, उल्टा हो गया इस बार। अब ये क्या है, अविलंब से दूर हट जाती है। इस घटना को भी हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। वापस से अपवर्तन को परिभाषित करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या आप लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है या प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। यह घटना ही क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। ठीक, दूसरा आप कैसे लिख सकते हैं, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तथा जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। यह घटना ही या प्रकाश का अपने मूल पथ से विचलन हो जाना ही क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। ये सभी को पता है, मैं लिखा नहीं रहा हूं, डन है ये बात। ठीक, अब ये अपवर्तन हुआ क्यों, रीजन क्या है इस अपवर्तन का, तो हम समझते हैं। मैं पहले ही बता रहा हूं कि माध्यम चेंज हो रहा है, माध्यम चेंज हो रहा है तो वेग चेंज हो रहा है प्रकाश का। ठीक है, प्रकाश का वेग चेंज होने के कारण ही क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन लिख ही लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के अपवर्तन का मूल कारण, प्रकाश के अपवर्तन का मूल कारण प्रकाश के वेग में परिवर्तन है। अर्थात भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग भी भिन्न भिन्न होता है। ये ऐसा का ऐसा ही लिख करके आएंगे कि अगर पूछे कि अपवर्तन का कारण क्या है तो हमें पता होना चाहिए क्या भाई, प्रकाश का वेग अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है, इसी कारण वो अपने मूल पथ से विचलित होता है। अगर वेग में परिवर्तन नहीं होता ना बच्चों तो वो सीधा जिस पथ में जा रहा था उसी पथ में जाता रहता भाई। ठीक है, लेकिन वेग में परिवर्तन हुआ। ठीक है, ये बात तो डन है ये। चलिए, तो इस चीज को ध्यान में रखें। हो गया ये। चलो, और क्या चीज़ होती है इसके अंदर, तो हम देखते हैं। देखना यहाँ पर इस चीज़ को ही मैं अगर रेफरेंस मान के चलूँ, इस डायग्राम को ही अगर मैं रेफरेंस मान करके चलता हूँ, जब विरल से सघन माध्यम में आ रही होती है तो इस डायग्राम के नीचे हम लिखेंगे, है ना। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर वेग ज़्यादा था तो वो 1 सेकंड में ज़्यादा दूरी तय करेगा। यहाँ पर वेग कम हो गया तो 1 सेकंड में कम दूरी तय करेगा। ये तो क्लियर बात है। वेग कम होगा तो 1 सेकंड में उतने ही समय में कम दूरी तय होगी और यहाँ पे उतने ही समय में ज़्यादा दूरी तय होगी। तो हमें ये पता चल गया, समझना इस चीज़ को, कि v1 का मान इस केस में, इसी केस के नीचे लिख दीजिएगा, v1 का मान ज़्यादा है किससे, v2 से। ठीक, पहला। दूसरा, अगर दूरी ज़्यादा तय करेगा इसका मतलब तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है भैया। ठीक है, यहाँ पर दूरी ज़्यादा तय कर रहा है तो मतलब पहले माध्यम में अगर तरंगदैर्घ्य को मैं λ1 लिखूँ और दूसरे माध्यम में इस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को λ2 लिखूँ तो ये बात ध्यान में रखना, λ1 का मान ज़्यादा है किससे, λ2 से। ठीक है, तरंगदैर्घ्य में क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। ठीक, यहाँ की अगर हम बात करें, सघन से किस में जा रहा है, विरल में जा रहा है। इस सघन में अगर इसी डायग्राम के नीचे काम करोगे, इसमें वेग v1 है, इसमें वेग v2 है। ठीक, इसमें तरंगदैर्घ्य λ1 है, इसमें तरंगदैर्घ्य λ2 है। तो अगर आप देखेंगे तो सघन माध्यम में वेग कम होना चाहिए, तो हम बोलेंगे इस केस में v1 का मान कम है किससे, v2 से। और वेग कम है तो फिर तरंगदैर्घ्य भी संगत कम होगी, तो हमने बोला λ1 का मान कम है किससे, λ2 से।
ठीक है, चलिए अब समझना इस चीज को, तरंगदैर्घ्य चेंज हो जा रही है, तरंगदैर्घ्य चेंज हुई, तो जब अपवर्तन होता है तो प्रकाश का वेग भी चेंज हो जाता है, तरंगदैर्घ्य भी चेंज हो जाती है। ये डन हुआ। अब यहाँ पर एक सवाल समझिए कि जब आप लाइट को डालते हो ना पानी के अंदर, लेजर लाइट लो और पानी में ऐसे टिल्ट करके डालो आप, है ना, आपको अपवर्तन अच्छे से नजर आएगा बच्चों, बहुत अच्छे से। कांच का एक ग्लास लो, उसमें टिल्ट करके क्या डालो, लेजर लाइट डालो, है ना, आपको अपवर्तन बहुत अच्छे से नजर आएगा। वहां पे आप एक चीज को गौर करोगे, अगर आपने येलो लाइट लेजर बीम ली ना, येलो कलर की, तो फिर उस पर्टिकुलर पानी के ग्लास के अंदर भी वो येलो ही दिखाई देगी, उसका कलर चेंज नहीं होता, जबकि तरंगदैर्घ्य चेंज हो रही है। ठीक है, और आपको पता हो रेड कलर की तरंगदैर्घ्य अलग होती है, ऑरेंज की तरंगदैर्घ्य अलग होती है, बैंगनी की अलग होती है, नीले की अलग होती है, पीले की अलग होती है, सभी की तरंगदैर्घ्य अलग अलग है। और यहाँ पे तरंगदैर्घ्य में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, तरंगदैर्घ्य में चेंज आया, समझना इस चीज को, तरंगदैर्घ्य में चेंज आया तो कलर भी तो चेंज दिखाई देना चाहिए था, कलर क्यों चेंज नहीं हुआ फिर? अपवर्तन के दौरान इसका कलर और इसका कलर हमें सेम ही दिखाई देता है, कलर में कोई चेंजेस नहीं आते, क्यों, क्या रीजन है इसका? इसका क्या रीजन है? तो इस चीज को थोड़ा समझना है बच्चों। इसका रीजन ये है कि रंग जो है, जिसे हम मान करके चलते हैं तरंगदैर्घ्य के हिसाब से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, लेकिन रंग प्रॉपर्टी है आवृत्ति की। आवृत्ति अगर चेंज हो गया ना बच्चों, तो फिर कलर चेंज होगा। ये तरंगदैर्घ्य का हिसाब तो हमने कब देखा, जब हम निर्वात के अंदर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को देखते हैं ना, तब। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, वो हिसाब जो हम देख रहे हैं वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के निर्वात की तुलना से है। ठीक है, वो निर्वात की तुलना से तरंगदैर्घ्य चेंज हो जा रही है, लेकिन उसकी आवृत्ति चेंज नहीं हो रही है। और रंग जो है वो आवृत्ति विशेष का गुण है, अगर आवृत्ति यहाँ चेंज होगी तो रंग भी चेंज होगा, अगर आवृत्ति ही चेंज नहीं होगी तो रंग भी चेंज नहीं होगा। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। अपवर्तन के दौरान आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो अगर इस केस में आवृत्ति समझना F1 है, इस केस में आवृत्ति F2 है, तो दोनों की आवृत्तियां समान हैं। क्यों? क्योंकि आवृत्ति वास्तविकता में वेग और तरंगदैर्घ्य का अनुपात होता है, c/λ = f होता है। यहां पर वेग ज्यादा था, यहां पर तरंगदैर्घ्य ज्यादा थी, तो ज्यादा वेग में ज्यादा तरंगदैर्घ्य का भाग लग रहा है। यहां पर वेग कम था तो तरंगदैर्घ्य भी उसी अनुपात में कम हुई है, तो कम वेग में कम तरंगदैर्घ्य का भाग लगा। आप देखेंगे अनुपात हमेशा बराबर आता है। ठीक है, ये हम प्रूव भी करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम इस चीज को प्रूव भी करेंगे, लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिएगा, अपवर्तन के दौरान आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आता, आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता, इस कारण रंग में भी परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रख लो। डन हुआ, ये एग्जैक्ट क्लियर है। तो यहां पर भी आवृत्तियां बराबर ही हैं, F1 = F2। ठीक है, और क्या चीज है, एक और विशेष चीज है, आपको मैंने बताया था परावर्तन के दौरान जो है फेज शिफ्ट होता है, कला में परिवर्तन होता है, कितना, 180 डिग्री का। ठीक है, जबकि अपवर्तन के दौरान कला में परिवर्तन नहीं होता बच्चों। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अपवर्तन में इसकी जो कला है उसी कला में ये जाएगी, इसकी जो कला है उसी कला में ये जाएगी। ठीक है, कला में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, ये अलग से और लिखोगे, अपवर्तन में कला में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट थी, पता चला होगा अब अपवर्तन। मेरे हिसाब से आज आपने एक आधी चीज़ें नहीं पढ़ी होगी 10th के रेस्पेक्ट के अंदर, है ना। अगर 10वीं की तुलना की जाए तो शायद एक आध चीज़ें हमने आज अलग पढ़ी हैं। हाँ, अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, अपवर्तनांक को, μ1 और μ2। एक आध सवाल इसके ऊपर भी करेंगे और फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर स्विच करेंगे। इससे पहले अपवर्तन के एक आध उदाहरण है, मैं सिर्फ उदाहरणों का नाम लिखाऊंगा और एक आध में फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लिखाऊंगा, ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखना, क्यों? क्योंकि वो एग्जाम के अंदर कोई बड़ा सवाल तो उनके ऊपर आता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या पूछ सकता है कि ये परिघटना किसका उदाहरण है, अपवर्तन का, परावर्तन का या पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ऐसा आपको पूछता है तो आपको सिर्फ नाम लिखना पड़ता है कि ये घटना किसका उदाहरण है। या फिर अपवर्तन के उदाहरण लिखो तो फिर आपको वो लिखना पड़ता है कि उसके उदाहरण क्या है, तो हम उसी हिसाब से उसको प्रिपेयर करके चलेंगे। समझाऊंगा जरूर, लिखाऊंगा नहीं, सिर्फ पॉइंट ऑफ अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज का ये पॉइंट जो है वो आपको अच्छे से समझ में
आया होगा बच्चों। वीडियोस को प्लीज़ बच्चों जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही ये चैनल आगे की ओर बढ़ रहा है। अगर आपका सपोर्ट नहीं होगा तो ये चैनल कैसे आगे की ओर बढ़ेगा, आप ही सोचो। ठीक है। और रियली वेरी सॉरी, मैंने लास्ट टाइम चैट के अंदर थोड़ा सा रूड लैंग्वेज लिखी थी रिंकू चौधरी को, तो मेरे को थोड़ा सा खुद को भी बाद में फील हुआ कि हाँ ये मैंने कैसा लैंग्वेज लिखा है। वो कई बार हो जाता है जब आप कोई दूसरा काम कर रहे होते हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल चल रहे होते हैं ना बच्चों, तो ऐसा कई बार हो जाता है। सो उसके लिए थोड़ा सा देख लीजिएगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जितनी मदद हो सके उतनी आपकी कर सकूँ बच्चों। चलिए आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।